दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, संसद में 2 दिनों से लगातार चल रही बहस का परिणाम क्या हुआ, आज अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में केवल एक मामले पर चर्चा हुई दोस्तों कि आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी को एक ही टिकट में, एक ही तीर से कई निशाने किए, एक टिकट में कई खेला कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक ही दांव से कैसे कांग्रेस पार्टी को, जिसे हम कहते हैं ना कि चौतरफा चौंकाना और फिर धोबिया पाट मारना, कैसे मारा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ पाएंगे आप। राहुल गांधी का भाषण हुआ, उसके बाद फिर देश के गृह मंत्री का भाषण हुआ, कई वक्ताओं के भाषण हुए। और इन भाषणों से निकला क्या? इन भाषणों से निकला ये कि लगा ऐसे जैसे सबसे पहले जब राहुल गांधी ने कहानियां सुनाई, एक दादी की कहानी, पोते की कहानी और दूसरी फिर जादूगर की कहानी। दादी पोते की कहानी और जादूगर की कहानी, और उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष निकालकर जो बीजेपी ने लोगों को दिखाया, वो निष्कर्ष ये था कि प्रधानमंत्री के रूप में एक गरीब के बेटा को, वो व्यक्ति जिसकी 3 पीढ़ी ने इस देश पर शासन किया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने, अब वो राहुल गांधी के मन में उस प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान का एक रत्ती भर भी भाव नहीं है। इसीलिए उस समय जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की उस जादूगर से तुलना, बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी घटनाओं को उसके संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वरिष्ठतम मंत्री राजनाथ सिंह ने बीच में इंटरवीन किया और राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एक दूसरा राहुल गांधी एक विदूषक के रूप में बीजेपी ने चित्रित कर दिया आज लोकसभा में। विदूषक समझते हैं ना? हाँ, विदूषक के रूप में राहुल गांधी को चित्रित कर दिए। कैसे? अब देखिए, जब कहानियां सुनाने लगे राहुल गांधी, तो फिर ओम बिरला ने क्या कहा? जब ओम बिरला ने उनको टोका कि राहुल जी, आप यहां लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, गरिमामय पद है, लोकसभा की अपनी गरिमा है, भाषा की मर्यादा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता की मर्यादा के अनुसार आपके भाषण होने चाहिए और आपका भाषण विधेयक पर होना चाहिए। ठीक है, तो राहुल गांधी ने क्या कहा? सुनिए सर, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो फिर बीजेपी ने उसी का उपयोग किया कि भाई, मजा देने के लिए क्या आप लोकसभा में बैठे हैं? मतलब आपके लिए लोकसभा कोई महत्व नहीं रखता। महत्व क्यों नहीं रखता? इसलिए नहीं रखता कि आप अपनी जो वो राजशाहियों वाली स्थिति है, उसमें 5वीं पीढ़ी है आप। मोतीलाल नेहरू की पीढ़ी, जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी, इंदिरा गांधी की पीढ़ी, राजीव गांधी की पीढ़ी, उसके बाद आप हैं, मतलब 5वीं पीढ़ी है आप। तो इसीलिए आम लोगों के लिए लोकसभा आपके लिए मजा देने का जगह है। लोकसभा की मर्यादा का हनन आप नहीं कर सकते। ये जब बातें सुनाई गई, ठीक है, उसके बाद फंसे कहां पर राहुल गांधी का लगातार मजाक उड़ा, अपना खुद मजाक उड़वाया उन्होंने दोस्तों। कैसे, मैं बताऊं आपको। राहुल गांधी ने जब कहा कि चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इस पर सवाल उठाया कि बताइए कि दलित कहां है, आदिवासी कहां है, इसमें ओबीसी कहां है, अब तक क्यों नहीं मिला? तो सवाल तो उठ सकता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, किसी ओबीसी को क्यों नहीं बनाया? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को क्यों नहीं बनाया? यहां तक कि जवाब तो आ ही गया जब 16 फिगर की चर्चा राहुल गांधी ने की कि इंतजार कीजिए 16 का मतलब क्या होता है, सब बताएंगे। 17 अप्रैल की चर्चा, चूंकि आज 17 अप्रैल को बहस हो रही थी, निशिकांत दुबे ने कहा कि 17 अप्रैल को राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप पहली बार लगा था 1987 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में, 1998 में सीताराम केसरी को धोती खोलकर कांग्रेस मुख्यालय से बाहर फेंकवा दिया गया था, इसलिए कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था। पिछड़े वर्ग के थे, ओबीसी थे सीताराम केसरी। वाजपेयी की सरकार को क्रिश्चियन लॉबी, बीजेपी ने अपना हर राजनीतिक स्कोर, पॉलिटिकल स्कोर सेट कर लिया। पॉलिटिकल स्कोर बीजेपी ने सेट किया राहुल गांधी के भाषण से ही, जब कहा कि वाजपेयी की सरकार को क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में, जयललिता के मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि जयललिता के द्वारा
समर्थन वापस लेने से वाजपेयी की सरकार विश्वास मत पाने लोकसभा में गई थी। उस लोकसभा में वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, तब जब मुख्यमंत्री के रूप में गिरधर गमांग लोकसभा के भी मेंबर थे, उनको इस्तीफा देना था। 1-2 दिन बचा हुआ था 6 महीने का समय पूरा होने में। गिरधर गमांग ने लोकसभा में आकर वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट डाल दिया, अदरवाइज सरकार बच जाती। ठीक है, तो एक तो बीजेपी ने इन 3 टाइमलाइन को जोड़ दिया, 17 अप्रैल 87, 17 अप्रैल 98, 17 अप्रैल 99 और 17 अप्रैल 2026 को आप महिला आरक्षण को पारित नहीं होने दे रहे हैं। जब बात राहुल गांधी ने कही ओबीसी आरक्षण की, मतलब महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी के लिए आरक्षण के अंदर कोटा के अंदर कोटा की, तो बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि राहुल गांधी की माताश्री 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन दिनों महिला आरक्षण के विषय पर बोलते हुए संसद में क्या कहा था। जब उसी बिल पर बोलते हुए पी चिदम्बरम ने क्या कहा था, उसी बिल पर बोलते हुए प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था, और उसी बिल पर बोलते हुए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में ने कहा था कि चाहे मेरी सरकार रहे या जाए, मैं जाति के आधार पर महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकता। तो ये सब याद दिलाने का मौका मिल गया बीजेपी को। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को ही ओबीसी विरोधी साबित किया। इतिहास भी है, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट का विरोध किसने किया, मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किसने किया। तो ये सब चीज में फंसते दिखे। 2011 का मामला मैंने बताया। साथ ही डिलिमिटेशन के मामले पर भी जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हम जानते हैं कि आप डिलिमिटेशन क्यों करना चाहते हैं, तो उसका जवाब मोदी ने 1 दिन पहले दिया था, याद होगा। राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि सरकार आपकी है, आप जैसे चाहेंगे वैसे डिलिमिटेशन, मतलब संसदीय क्षेत्र तैयार करेंगे, वैसे ही विधानसभा क्षेत्र तैयार करेंगे, जिससे कि कम से कम मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीत कर आ सके। ये राहुल गांधी ने कहा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री तो एक दिन पहले जवाब दे चुके थे। इसका मतलब यह है कि 1951 की जनगणना के आधार पर, 61 की जनगणना के आधार पर, 71 की जनगणना के आधार पर, जब आपने 53, 63 और 73 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाई थी और डिलिमिटेशन किया था, संसदीय सीटों का, विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया था, तो फिर आपने तो अपने फायदे के लिए किया, आपने बनाया। जब आपने 4 बार बनाया, 2001 की जनगणना के आधार पर 2008 में भी परिसीमन हुआ था संसदीय सीटों का, विधानसभा क्षेत्रों का, तो वो तो सब आपकी सरकार थी। तो आपने जब उसका इस्तेमाल किया इतनी बार, तो आज हमारी सरकार है तो केवल सरकार हमारी है, इसलिए आप डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे। मतलब यहां भी कांग्रेस पार्टी को फंसाया। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक की तुलना जब जादूगर से करना शुरू किया, तो फिर एक बार सेना विरोधी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी जो लगातार लगाती रही है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की सेना का सम्मान नहीं करती कांग्रेस पार्टी, वो आरोप एक बार फिर से पुनर्जीवित किया भारतीय जनता पार्टी ने। विशेषकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, महिला आरक्षण का विरोध, महिला आरक्षण के अंतर्गत ओबीसी कोटा के अंदर कोटा, भारतीय जनता पार्टी की जो छवि बनी हुई है यूजीसी एक्ट के संदर्भ में, उसके बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तत्काल इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यह भी एक नैरेटिव बीजेपी का तैयार होता हुआ दिखा, क्योंकि यूजीसी एक्ट के कारण माना यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के कुछ खिलाफ भी चल रहे हैं। तो इससे बीजेपी को यह भी मौका मिलेगा पश्चिम बंगाल में जाकर, चूंकि वहां 23 और 29 को चुनाव है, 23 और 29 के चुनाव में दिखाने का प्रयास करेगी कि जिस तरफ कांग्रेस खड़ी है उधर ही टीएमसी भी खड़ी है। टीएमसी भी महिलाओं का आरक्षण का बिल पास नहीं होने दे रही है, तो बीजेपी के तो फायदे का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जितने चुनाव जीतती है, भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक राहुल गांधी को एक विदूषक के रूप में ही, राहुल गांधी का पहले चित्रण हुआ पप्पू का, राहुल गांधी का फिर चित्रण क्या हुआ, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, हर चुनाव के मौके पर विदेश घूमने चले जाना। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म का सही तरीके से उपयोग नहीं करना, मतलब विदूषक वाली स्थिति बना लेना, हल्के आरोप लगाना, वोट चोरी हो जाना, इस तरह के आरोप लगाना तो लगातार एक तरह से कर सकते हैं आप। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने
जिस तरीके से घेरने में सफलता पाई, इसके अलावा उत्तर और दक्षिण भारत के मुद्दे पर आपको याद होगा दोस्तों, राहुल गांधी ने जब भाषण की शुरुआत की तो कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों से हम अन्याय नहीं होने देंगे। एक एक आंकड़ों के सहारे दक्षिण भारत के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़े रखे संसद में, उसके बाद एक यह भी छवि बनी कि विपक्ष केवल अफवाह फैलाना चाहता है, केवल गुमराह करना चाहता है। तो कई लेवल जो है आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष के माथे पर लगा दिया। सबसे पहले लगाया कि एक नरेंद्र मोदी जैसा आम व्यक्ति शहजादों को पसंद नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जैसे जितने भी MK स्टालिन हो, जैसे लोग मोदी को पसंद कर ही नहीं सकते, व्यक्तिगत खुन्नस है, ठीक है। ऐसे लोग संसद की मर्यादा का ध्यान नहीं रख सकते। ऐसे लोग भारत में उत्तर भारत दक्षिण भारत के रूप में दलित OBC के नाम पर, सवर्ण के नाम पर, मतलब केवल भारत के अंदर लड़ाई लगाना चाहते हैं, केवल सेना का बालाकोट के मुद्दे पर मतलब केवल मजाक बना सकते हैं, ठीक है। अवसरवाद, अपॉर्चुनिज्म, जब सत्ता में थे तब तो महिलाओं को आरक्षण दिया नहीं, महिलाओं को दिया भी तो फिर जाति के आधार पर विरोध किया, और आज जब सरकार देने जा रही है तो सरकार चाहती नहीं है कि इस चुनाव के मौके पर यह आरक्षण लागू हो जिससे बीजेपी को श्रेय मिले। मतलब चाहती तो है लागू भी हो जाए लेकिन बीजेपी को श्रेय नहीं मिले, ये जो सोच है, तो इसी को प्रोजेक्ट करने में भारतीय जनता पार्टी संसद में कहीं ना कहीं सफल हो गई। और ये इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हर मुद्दे पर एक तरह से विपक्ष को एक्सपोज किया भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है। और मजा दिलाने वाला भाषण को भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इसको उपयोग करेगी। साथ ही हिंदुत्व का भी, मतलब जिस प्रकार से आरोप लगाया कि भाई हिंदुत्व के अंदर न OBC का स्थान है, न दलितों का स्थान है, न पिछड़ों का स्थान है, ठीक है। इतिहास गवाह है कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो किसके कारण नहीं बन पाए, मंडल आयोग 10 साल तक लागू नहीं हो पाई तो किसके कारण नहीं लागू हो पाई, काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, ये सब इतिहास में दर्ज है। खैर, इसका अब देखते हैं बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव में कैसे उपयोग करती है। आज कल के बाद तो बीजेपी का मिशन चुनाव फिर चालू हो ही जाएगा और बड़ा मुद्दा बनेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम तो हर विषय पर हर राजनीतिक मुद्दे पर उसके गुण और दोष के आधार पर आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। हमारे लिए मेरा मानना ऐसा है कि एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर किसी भी परिस्थिति का, किसी भी नेता का, किसी भी नीति का, किसी की नीयत का मूल्यांकन मीडिया को से जुड़े हुए लोगों को, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को निष्पक्ष और निरपेक्ष रूप से करना चाहिए। परिणाम छोड़ देना चाहिए जनता पर। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।